एवापोरेशन को थोड़ा डिटेल में समझने का कोशिश करते हैं। एवापोरेशन से ये तो समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपका वेपर बन रहा है ना। एवापोरेशन तो वेपर वर्ड ही है, तो वेपर कहीं ना कहीं बन रहा है। वेपर मतलब गैस। तो लिक्विड से वेपर बनने के प्रक्रिया को या तो वेपराइजेशन बोलते हैं या एवापोरेशन बोलते हैं। क्या डिफरेंस है? वेपराइजेशन या बॉइलिंग सिर्फ बॉइलिंग पॉइंट पे ही होगा, है ना, और वो बॉइलिंग पॉइंट इज अ फिक्स्ड टेम्परेचर। दैट्स वन थिंग। एवापोरेशन ना किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है। कैसे, वो अभी जस्ट और थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंड, वेपराइजेशन या बॉइलिंग पूरे कंटेनर में होता है। लाइक इट्स नॉट जस्ट कि सरफेस पे हो रहा है, वेयर एज एवापोरेशन जो होता है जस्ट सरफेस फिनोमिनन। क्यों? बिकॉज देखिए, अगर आपके पास लिक्विड है और इसको आपको वेपर में कन्वर्ट कराना है, सो व्हाट डू यू नीड टू डू? इंक्रीज द एनर्जी। सो व्हाट इज द थिंग? यू हैव टू इंक्रीज एनर्जी। दिस इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू। अब एनर्जी इंक्रीज कैसे होती है? वेपराइजेशन में या बॉइलिंग में आप थर्मल एनर्जी देते हैं ना, हीट दे रहे हैं, हीट से वो चेंज हो रहा है। और हीट कहाँ? पूरे बॉडी में जा रहा है, पूरे कंटेनर में, इसलिए पूरे बॉडी से वेपराइजेशन होता है, बॉइलिंग होता है। यहाँ पे क्या होता है ना कि जो एक्सपोज्ड पार्ट होगा, मान लेते हैं कि आपके पास कोई कंटेनर है, कंटेनर में लिक्विड है, ठीक है, कंटेनर में आपका लिक्विड है। इसके जो सतह पे मतलब सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसको एक एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी मिल सकता है बाहर से। कभी कभी ये सनलाइट होता है, कभी कभी ये बॉडी का ही, जिस बॉडी में है जहां पे रखा हुआ है उसी में से वो हीट एब्जॉर्ब कर सकता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस कि अगर इस मॉलिक्यूल को अगर इतना एनर्जी मिल जाए कि ये यहां से छूट के वेपर में चला जाए, इतना एनर्जी मिल जाए कि ये बस छूट के यहां पे चला जाए, सो वही तो एवापोरेशन है। तो इतना एनर्जी कहां से ले सकता है? वो सन से ले सकता है। तो सन में रहने के वजह से जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, उस टेम्परेचर इंक्रीज से ये जो सतह का, जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स है, वो एनर्जी लेके लिक्विड को छोड़ के वेपर में चले जाते हैं। अब सोचिए कि ये इसका जो, बिकॉज इट इज अ सरफेस फिनोमिनॉन, सरफेस एरिया अगर बढ़ा दे, यही चीज अगर छोटा नहीं रखे, बहुत बड़ा कंटेनर में रखे, इतना ही लिक्विड लें, मान लेते हैं कि यहाँ 1 लीटर था, इतना ही लिक्विड लें बट एक बहुत से बड़े पैन में आप पानी को रख दें इस तरह से। अब बताइए कि किसमें ज्यादा एवापोरेशन होगा? इसमें ज्यादा एवापोरेशन होगा, बिकॉज अब इसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स इसके सरफेस पे एक्सपोज्ड हो पा रहे हैं, है ना। तो ये सब कुछ ऊपर जाने का कोशिश करेगा, एवापोरेट करने का कोशिश करेगा। सो टू इंक्रीज एवापोरेशन व्हाट यू हैव टू डू? इंक्रीज द सरफेस एरिया, बिकॉज इट इज अ सरफेस फिनोमेनन। तो आप सरफेस एरिया इंक्रीज कर दीजिए, उससे आपका एवापोरेशन हो जाएगा। ठीक है, ये एक समझ में आया। फिर देखिए, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसको फायदा होगा या नुकसान होगा? मान लीजिए अगर बाहर टेम्परेचर 50 डिग्री है वर्सेस 25 डिग्री है, तो कहाँ एवापोरेशन होने का ज़्यादा टेंडेंसी है? जहाँ एवापोरेशन में क्या होता है, एनर्जी इंक्रीज करवाना पड़ेगा, इंक्रीज एनर्जी। तो ज़्यादा अगर सनलाइट है, ज़्यादा अगर धूप है, ज़्यादा टेम्परेचर है, तो कहाँ पे आपका ज़्यादा एवापोरेशन होगा? ज़्यादा टेम्परेचर पे, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जल्दी से वो टेम्परेचर वो बढ़ा के अपना निकल जाएगा, जल्दी एनर्जी इंक्रीज करेगा। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपका एवापोरेशन बढ़ने में ज़्यादा सुविधा होगा, है ना। तो इसीलिए गर्मी के टाइम पे ज्यादा एवापोरेशन का पॉसिबिलिटी है रादर देन ठंडक के टाइम पे। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये भी बात आ जाता है ह्यूमिडिटी का। नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी? ह्यूमिडिटी इज कि मान लीजिए कि आपके पास कोई कंटेनर है, यहां से आपका एवापोरेट हो रहा है, बट एवापोरेट होके मतलब ये पार्टिकल यहां पे आ रहा है, यहाँ से ये पार्टिकल गैस में आ गया। तो एनवायरनमेंट में या एटमॉस्फेयर में अगर पहले से बहुत ज़्यादा वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर मॉलिक्यूल, तो ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होने के वजह से ये मॉलिक्यूल यहाँ नहीं आ पाएगा, बिकॉज पहले से बहुत सारा वहाँ पे बैठा हुआ है। तो बोले कि तुमको आने की ज़रूरत क्या है, हम तो यहाँ पहले से हैं। तो इस वजह से जब ज़्यादा ह्यूमिडिटी होता है, जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा वाटर वेपर कंटेंट होता है,
तो इस वाटर मॉलिक्यूल को यहाँ से छूट के यहाँ निकलने में दिक्कत होगा। सो एट अ सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हम चेंज न करते हुए देखें, एन एटमॉस्फेयर दैट विल हैव मोर ह्यूमिडिटी, वहाँ पे एवापोरेशन कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए जब बहुत ह्यूमिड क्लाइमेट होता है कभी कभी गर्मी के समय, तो आपका पसीना नहीं सूखता है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर पहले से मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं तो ये और आने नहीं देगा इसको। सो दैट इज द रीजन व्हाई इफ यू इंक्रीज द ह्यूमिडिटी द एवापोरेशन रेट विल डिक्रीज। ओके, दिस इज अनदर थिंग। ऑल राइट, एक और चीज़ है विंड स्पीड। विंड स्पीड से क्या होगा कि अगर हवा चल रहा है तो विंड स्पीड ज़्यादा होने की वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स, अगर विंड चला तो ये हट गया यहाँ से, तो फिर से यहाँ पे अब अवेलेबल हो गया, है ना। तो अब फिर से ये आराम से एवापोरेट कर पाएगा। इसीलिए अगर हवा चल रहा है तो पसीना सूखता है, हवा नहीं अगर चल रहा है, ह्यूमिड ज़्यादा हो रहा है, तो पसीना नहीं सूखेगा। तो दैट इज द रीजन, बिकॉज एवापोरेशन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ह्यूमिडिटी। अब विंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल देखिए नहीं हो रहा है। विंड क्या कर रहा है ना, इसका इमीडिएट सराउंडिंग में जो ह्यूमिड हो रहा था ना, यहाँ पे ज़्यादा वाटर वेपर आ रहा था, उसको बस हटा दे रहा है। तो विंड डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये समझ लीजिए, ठीक है। नाउ इट हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट, राइट। एवापोरेशन हैज़ अ कूलिंग इफेक्ट। क्यों? मान लीजिए आपके पास घड़ा है, सुराही है, जिसमें आप पानी रखते हैं मिट्टी का, तो ये अंदर से मान लीजिए पानी का जो मॉलिक्यूल है अंदर से इस घड़े के सतह पे आया, है ना, इस सतह पे आया, यहाँ पे ये बैठा हुआ है ना। अब क्या करता है ना कि वो जो पानी का हीट वो एब्जॉर्ब कर लेगा। इसको आप ठंडे जगह पे कहीं पे रखिए, ऐसा नहीं कि हम धूप में रख दिए, तब नहीं होगा फायदा। इसको आप ठंडे जगह पे कहीं रखिए। इस वाटर मॉलिक्यूल को ना छूटना है, बाहर जाना है। यहाँ पे ये पानी में है, इसको निकलना है। कैसे निकलेगा? एनर्जी बढ़ा के। अगर इसको एनर्जी चाहिए तो कहीं से तो एनर्जी उसको लेना पड़ेगा। इसका पास में क्या है? वाटर है। तो क्या बोला ना, वो वाटर का एनर्जी ले लिया। अगर वाटर से वो एनर्जी ले रहा है तो वाटर का एनर्जी क्या हो रहा है? कम हो रहा है। वाटर का एनर्जी कम हो रहा है तो क्या मतलब? उसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो ये वाटर का एनर्जी लिया और ये निकल गया, एवापोरेट कर गया, और इन द प्रोसेस पानी का टेम्परेचर को कम कर दिया। दैट इज वाई यू हैव अ कूलिंग इफेक्ट ड्यू टू एवापोरेशन, राइट। नाउ अगर यही चीज़ आप स्वेटिंग में भी सोच सकते हैं कि अगर आप किसी तरह से आपको जो पसीना आ रहा है, जो स्वेटिंग को अगर आप एवापोरेशन अच्छे से हो रहा है तो आपको ठंडक महसूस होगा, क्योंकि वो जो स्वेट है वो कहाँ से, अब गर्मी में खड़े रहिएगा धूप में तब एवापोरेट फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल है, जो स्वेट है, वो तो बाहर के टेम्परेचर से एनर्जी लेके निकल गया। लेकिन अगर आप कहीं पे पसीना से आए हैं, अगर आप कहीं पे छाँव में बैठे हैं तो क्या होगा? छाँव में तो आपको वाटर मॉलिक्यूल को नहीं मिल रहा है सन एनर्जी, तो उसको तो निकलना है। वो एनर्जी कहाँ से लेगा? वो आपके बॉडी से ले लेगा। तो वो बॉडी का एनर्जी को लेके बॉडी का टेम्परेचर को कम कर दिया, इसीलिए कूलिंग इफेक्ट होता है। बट अगर आप वैसा कपड़ा नहीं पहनेंगे जिससे कि वो एवापोरेट हो पाएगा, तब तो एवापोरेट ही आप रोक दिए। मान लीजिए अगर आप ऐसा कुछ पूरा पसीना हो गया, एक प्लास्टिक का ऐसा बॉल के अंदर में आप बैठे हुए हैं, तब क्या आपको एवापोरेट करेगा? नहीं, एवापोरेट नहीं करेगा तो ठंड भी नहीं होगा। तो कॉटन क्लोथ्स इसीलिए बोलते हैं पहनने, क्योंकि कॉटन क्लोथ्स में ना पोर्स होता है। कॉटन क्लोथ्स में इतना माइक्रो लेवल पे अगर आप छोटा माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत ज़्यादा एयर का फ्लो, वो आराम से एयर का फ्लो होता है। तो एयर का फ्लो होने से क्या हुआ कि आपका जो स्वेट है वो बाहर के एयर के साथ में कांटेक्ट में आ गया। अब एयर के साथ कांटेक्ट में अगर नहीं आने देंगे तब तो एवापोरेशन ही रुक जाएगा। इसीलिए मान लीजिए आप सिंथेटिक अगर पॉलिएस्टर टाइप का अगर कपड़ा पहनते हैं गर्मी के समय, तो आपका स्वेट तो होगा बट वो स्वेट एवापोरेट नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो कूलिंग इफेक्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है। सो एवापोरेशन इज वेरी कॉमन, इट्स देयर एवरीवेयर। व्हाट यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज एवापोरेशन इज अ लिटिल डिफरेंट देन बॉइलिंग, राइट। बॉइलिंग में कोई कूलिंग इफेक्ट नहीं होता, एवापोरेशन में कूलिंग इफेक्ट होता है, और these are the things that determine the amount of evaporation that is happening and therefore the amount of cooling that you are experiencing. Okay, so I hope you guys understood what is happening in matter in an environment. ये आखिरी concept almost है इस chapter का।
After this, we'll be moving on to the next chapters. Guys, if you liked the video, please let us know. Please like and subscribe, and let us know what more things do you want us to do on this channel. किस तरह से और आपको हम help कर सकते हैं. Please let us know, and we'll get back to you on the second chapter of Class 9 NCERT really soon.